हेलो स्टूडेंट। तो आज का हम रिमेनिंग पार्ट शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस का। 10 का चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और जो भी वीडियोस हैं रिगार्डिंग 10th क्लास, 11th क्लास या 9th क्लासेस की, उनको वॉच आउट करें। ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में एक प्रोसेस है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ये। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट। अब यहाँ एक टर्म आती है ग्रीन प्लांट ही क्यों? क्योंकि लाइट को ट्रैप करने के लिए हमें पिगमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वो पिगमेंट्स जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट अपने फूड को बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू बन जाएगा कि फूड जब सिंथेसाइज होता है वो किससे होता है? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। किससे होता? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और एक हमारे पास में सेल ऑर्गेनेल है, उस सेल ऑर्गेनेल के पास में क्लोरोफिल है, ये एक पिगमेंट है। ठीक है, हाँ, क्लोरोफिल। और मेनली जो क्लोरोफिल होता है वो ए होता है, क्लोरोफिल ए, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अदर एसेसरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मेन रिएक्शन सेंटर होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल के अंदर हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और लाइट की प्रेजेंस होगी यहाँ पर, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस होगी, तब जाके हमारा क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो एक हमारा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, यानी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब भी होती है तो हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, दो केसेस हैं, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक भी हो सकती है और अनऑक्सीजेनिक भी हो सकती है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ है, किसका? वाटर का मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन इवॉल्व होगी फोटोसिंथेसिस के दौरान। और अगर वाटर का मॉलिक्यूल यूज नहीं हुआ, H2S हुआ, या और अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल हुआ अपार्ट फ्रॉम वाटर, तो फिर वहां उस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, और वो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी फोटोसिंथेसिस तो है मगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ, इसका मतलब है। आगे ये 11th का केस है, डिटेल में इसको पढ़ाया जाता है। तो बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इसके जरिए से हमारा फूड बनता है। देन कार्बोहाइड्रेट्स जब ये बन जाते हैं, आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स, और यही प्लांट जो हैं कुछ फूड्स को जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, जो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर? अब दूसरी बात यहाँ जो समझने की है, यहाँ प्लांट्स एक 11 का एक केस है। जब भी प्लांट कोई फूड बनाता है तो वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, मगर उसमें से कुछ ये रेस्पायरेशन कर लेता है अपनी मेटाबॉलिक पाथवे में, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी या नेट अमाउंट ऑफ फूड और ऑर्गेनिक मैटर बचता है, उसे ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर? प्लांट्स ने फूड को सिंथेसाइज किया, और कुछ अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इन्होंने कुछ एनर्जी को इस्तेमाल किया। रेस्ट ऑफ
अमाउंट ऑफ फूड और ऑर्गेनिक मैटर जो कार्बोहाइड्रेट है उसको यूज अप नहीं किया, और उसको फिर थो और इमीडिएटली क्या करा हमने, इन प्लांट्स ने स्टोर कर लिया, किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च आपका एक पॉलीसेकेराइड है, क्या है ये आपका, पॉलीसेकेराइड। ये आपका एक पॉलीसेकेराइड है, और वो भी होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, 11 में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाता है इसको। ठीक। इन प्लांट दिस प्रोसेस इन लीव्स ऑफ प्लांट। अब अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स ऑफ प्लांट में। कहाँ होती है, लीव्स ऑफ प्लांट में, मेनली लीव्स ऑफ प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ ये रिएक्शन देखिएगा, कॉमन रिएक्शन है। 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 मॉलिक्यूल हमने यहाँ किसके लिए है, H2O के, प्लस लाइट एनर्जी, और साथ में क्या इस्तेमाल किया, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी को किसने ट्रैप किया होगा, माय स्टूडेंट्स, किसने, क्लोरोफिल ने। अब बताओ क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरो प्लास्ट के अंदर। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ठीक है, ये वाटर के जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने इसको क्या किया है, रिड्यूस किया है, और रिड्यूस करके ये आपका क्या बना रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। और यहाँ से एज ए बाय प्रोडक्ट क्या बना, वॉट, कार्बन ऑक्सीजन। वेरेज एक और हमें मिला, ये बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है हमारा ये भी, वाटर। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और फंक्शन है प्लांट्स का। तो अब ये फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट स्लाइड दैट फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस मेजरली इन लीव्स। ठीक है, एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स। लीव्स के पास में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिन्हें हम मीजोफिल सेल कहते हैं। अगर देखना चाहोगे आप, तो ये हमें जो ये पेलिसेड टाइप की है, ये डाइकोट प्लांट, जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट होते हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, उनमें दो तरीके के ग्रुप हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ, एक तो है आपका मोनोकोट और एक है डाइकोट। तो मोनोकोट के अंदर तो नॉर्मली जो है आपको सारी की सारी मीजोफिल सेल देखने को मिलेगी। ये आपकी मीजोफिल सेल है, क्या है ये, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, क्लियर। मगर डाइकोट के केस में, अगर मैं डाइकोट की बात करूं, तो डाइकोट प्लांट के अंदर आपको अ, चलो इसको देख लेते हैं यहाँ एक बार और। हाँ, तो अगर मैं डाइकोट की बात करूं, किसकी, डाइकोट की, ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट है। अगर हम डाइकोट की बात करें, तो यहाँ दो तरीके की आपको सेल्स देखने को मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगी पहली सेड सेल्स, और एक मिलेंगी यहाँ पर आपको स्पोंजी पैरनकाइमा। क्या मिलेगा, स्पोंजी पैरनकाइमा। अब ये जो पहली सेड है, ये जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी मीजोफिल सेल है। और ये आपकी जो है आपकी ओवल राउंड टाइप की होती है। ठीक है। हाँ, तो इन्हीं के अंदर आपके जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। लेट मी चेंज कलर अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस। लाइट ग्रीन कलर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज photosynthesis takes place in green parts of the plant। तो पेलिसेड सेल्स हो गई और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो गई। यहाँ देखिएगा, ये जो है ये पेलिसेड सेल है, इसका मतलब है ये डाइकोट प्लांट है। ठीक है, डाइकोट प्लांट। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया डाइकोट प्लांट में, जैसे आपके मैंगो आता है। ठीक। हम्म। तो क्लोरोप्लास्ट जो है पेलिसेड सेल में भी और मीजोफिल सेल में भी, ये आपकी जो है मीजोफिल सेल है तो दोनों ही मीजोफिल सेल, मगर यहाँ पर ये आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है और ये आपकी पेलिसेड सेल्स हैं। ये क्या है बच्चा, ये है गार्ड सेल्स। और ये वाला स्ट्रक्चर कौन है, ये वाला, ये है आपका स्टोमेटा। क्या है आपका ये, स्टोमेटा। ठीक है।
ये आपकी जो है क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये लीव्स के ऊपर ये वैक्सी क्यूटिकल है, इससे ये फायदा है कि वाटर लॉस नहीं होता। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम। वाटर लॉस नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होगा इस वैक्सीक्यूटिकल की वजह से, बिकॉज वैक्सीक्यूटिकल impervious टू वाटर, नॉट अलाउ और नॉट allow to diffuse water from leaves to environmental areas। अंडरस्टैंड? ये आपकी अपर एपिडर्मिस हो गई। ये आपका स्टोमेटा है जहां से गैसियस का एक्सचेंज होगा। जब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन तो आपका बाहर निकल कर जाएगा, और ड्यूरिंग द photosynthesis carbon dioxide fixed by the leaves through और with the help of stomata। तो अंदर कौन जाएगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान एज ए बाय प्रोडक्ट कौन निकल कर आता है? ऑक्सीजन निकल कर आता है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ ये जो मीजोफिल सेल है विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और वो क्लोरोप्लास्ट क्या रखते हैं? पिगमेंट्स रखते हैं। अब ये मैंने पहले ऑलरेडी आई शेयर्ड विद यू दैट chloroplasts contain a pigments, especially chlorophyll A। Apart from this, there are certain pigments which are present. They are called accessory pigments like chlorophyll B, chlorophyll C, carotenoids, xanthophyll। ठीक है, these are the accessory pigment which also support to the chlorophyll A, and also trap the light and transfer into the reaction center, which is nothing but a chlorophyll A। दीज आर द एक्चुअल साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और यही आपकी एक्चुअल साइट है फोटोसिंथेसिस की। नाउ कम टू द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व्स इन फोटोसिंथेसिस। फर्स्टली एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होगा? लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। किसके जरिए से होगा? क्लोरोफिल के जरिए से। दूसरी बात याद रखना, ये जो लाइट है ना, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो लाइट है ये कुछ नहीं है, ये पैकेट्स हैं। क्या हैं? पैकेट्स। किसके पैकेट्स हैं? फोटोन के। फोटोन। फोटोन इज नथिंग बट एनर्जी। क्या है? एनर्जी। लेट मी चेंज कलर। ठीक है, हाँ, गॉट इट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ए मेनली इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो लाइट एनर्जी है, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? केमिकल एनर्जी के अंदर। और मैं बता दूं आपको, केमिकल एनर्जी कौन है इसके अंदर एक्चुअल में? फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो है एटीपी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, होता क्या है? हमारे क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी, हमारी जो लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे पास में कुछ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, और यहाँ पर कुछ रिएक्शन सेंटर होते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड है। तो यहाँ पर जो फोटोसिस्टम सेकंड होता है ना, यहाँ पर यहाँ पर जो है लाइट की प्रेजेंस में हमारा वाटर टूटता है, वाटर जो है ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है। लाइट की प्रेजेंस में जब वाटर स्प्लिट होता है तो उसी को लाइट, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा, तो इसी को हम फोटोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? फोटोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन जब होता है तो उससे हाइड्रोजन निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलते हैं, और इसके अलावा एक और चीज निकलती है, वो याद रखने का, इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस भी निकलते हैं। इन हाइड्रोजन आयन का बहुत बड़ा रोल है आगे चल के। 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी लेंगे 11th में, तो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये बोलो तो साथ साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड मोड पे रहते हैं, और साइक्लिक एंड फोटोसाइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान में ये ट्रांसफर होते हैं, और एटीपी और एनएडी पीएच का जो है प्रोडक्शन होता है। कम टू दी नेक्स्ट स्टेप। अब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें? वाटर में। और रिडक्शन कैसे हुआ? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये रिड्यूस करेगा किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या बनाएगा?
कार्बोहाइड्रेट जिसको C6H12O6 कहते हैं। अंडरस्टैंड? यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नाउ यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस देखते हैं फोटोसिंथेसिस का। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस विद यू दैट ये जो आपके पास में मैंने पहले ही लास्ट स्लाइड में बताया था, ये लाइट है, ये लाइट फॉल कर रही है। ये आपके पास में ये थाइलेकोइड्स हैं। ये क्या हैं आपके? थाइलेकोइड्स। ये आपके थाइलेकोइड्स हैं। यहीं पर आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और यहीं पर आपके फोटो सिस्टम सेकंड है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चलता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चलता है। तो यहीं से आपको एटीपी भी मिलती है और यहीं से आपको NADPH भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी एनर्जी की फॉर्म है। ये तो डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ये जब ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के जरिए जब ये एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है हमारी जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट है वहां पर एक मैट्रिक्स है, लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ये हमारा स्ट्रोमा है। यहाँ पर हमारी डार्क रिएक्शन चल रही है। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट होती है डार्क रिएक्शन। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन बच्चा पार्टी, ये कीप इट इन योर माइंड दैट इट इज अ लाइट रिएक्शन। इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, सो दैट इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम है, क्लोरोफिल है, ये लाइट को ट्रैप करेंगे और आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया एटीपी बनाते हैं और एनएडीपीएच बनाते हैं। यही एटीपी और एनएडीपीएच जो है ये आपकी C3 साइकिल के अंदर यानी केल्विन साइकिल जो कहाँ चल रही है? स्ट्रोमा के अंदर चल रही है। अच्छा, ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन इट डजंट मीन दैट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नाइट। ये रात में नहीं चलती है। ये डार्क रिएक्शन बिकॉज लाइट इंडिपेंडेंट है, मगर इनडायरेक्टली ये भी लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है। देखो एटीपी और एनएडीपीएच ये इसके अंदर C3 केल्विन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होती है और अल्टीमेटली हमारे पास में ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलता है। हर बार ये साइकिल चलती है, 6 इनकी साइकिल चलती है। 6 कार्बन को हम हार्वेस्ट करते हैं और उस 6 कार्बन से ही हम क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, ये केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट है। केल्विन साइकिल के एब्सेंस में हम कोई फूड नहीं बना सकते, इसलिए हमारे पास में 3 तरीके के प्लांट है। C3 प्लांट है, C4 प्लांट है और केम प्लांट है। इन तीनों के अंदर ये C3 साइकिल जरूर चलेगी। ठीक है, और इन्हीं C3 साइकिल से हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। किसका मॉलिक्यूल मिलता है बेटा? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में? अब थोड़ा सा ये पिक्चर को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी लीफ की सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन कट किया है यहाँ पर। ये सनलाइट फॉल कर रही है, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक वैक्स लेयर होती है। इस वैक्स लेयर का ये फायदा है कि ये जो आपका वाटर है इसको यहाँ से लॉस होने नहीं देती है। उसके बाद देखो ये पहली सेट सेल्स हैं, ये वर्टिकली अरेंज्ड है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, साइड बाय साइड अरेंज है। उसके बाद यहाँ पर ये स्पॉन्जी मीजोफिल्स हैं। इसका मतलब ये डाइकोट प्लांट है। ये कैसा प्लांट है आपका? ये आपका डाइकोट प्लांट है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ स्पॉन्जी मीजोफिल हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। यहाँ आपके जो है स्टोमेटा प्रेजेंट है और यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जा रही है लीव्स के जरिए से। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर है ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है, उसकी वजह से बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमा है। ठीक है, क्लियर? ये जो गार्ड सेल्स है ना, ये आपकी अगर हम देखें तो स्टोमेटा दो तरीके के होते हैं गार्ड सेल्स के। अगर मोनोकोट की बात करेंगे, मोनोकोट की अगर हम बात करेंगे तो ये डंबल शेप नजर आते हैं। कैसे? डंबल शेप। और अगर हम डाइकोट की बात करें, डाइकोट की, तो ये नजर आते हैं आपके बीन शेप। आगे देखेंगे अभी स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बीन शेप। ठीक है, क्लियर? बीन शेप नजर आते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पर अब फोटोसिंथेसिस तो हो रही है, मगर फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कुछ प्रोसेस, कुछ मटेरियल्स की जरूरत है। तभी तो हम जाके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से
हमें कौन सा मॉलिक्यूल मिलेगा बच्चा पार्टी? ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स यूज टू क्रिएट देयर ओन फूड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन पावर्ड बाय सनलाइट। अब अगर हमें अपना फूड बनाना है, इट मीन्स यानी प्लांट को फूड बनाना है, तो उनको कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिए। अरे भाई, अगर हमें कोई सालन बनाना है, कोई सब्जी बनानी है, तो हमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो जाके उसका प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। और वो कौन सी रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। अब वो रॉ मटेरियल कौन कौन से है? ये हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है व्हाट आर दोज रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल है जो एब्जॉर्ब किया जाता है लीव्स के जरिए से। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। कौन करेंगे? प्लांट करेंगे। ये देख रहे हैं, ये प्लांट है हमारे। और किसके जरिए से फिक्स करेंगे? स्टोमेटा के जरिए से करेंगे। हमने पिछली स्लाइड में बताया है आपको। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की जा रही है प्लांट के जरिए। और प्लांट में भी लीव्स में, और लीव्स में स्पेशल किसके जरिए से जाएगी? स्टोमेटा के जरिए से। दीज आर नथिंग बट अ माइन्यूट पोर। स्टोमेटा क्या है? अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका जो है माइन्यूट पोर है। क्या है ये? माइन्यूट पोर है विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये आपके जो है सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ कम टू दी, अगर हम सेकंड मटेरियल की बात करें, वो है आपका रॉ मटेरियल वाटर। वाटर टेकन अप फ्रॉम द सोयल बाय रूट्स। वाटर को कहाँ से लिया जा रहा? सोयल से। किसके जरिए से? रूट के जरिए से। ये प्रोसेस देख रहे हैं। लेट मी चेंज लेट मी चेंज कलर। अंडरस्टैंड? यू गॉट इट डियर स्टूडेंट? ओके। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो है वाटर जा रहा है, ये जा रहा है सोयल के जरिए। सोयल से जा रहा है रूट के जरिए से, वाया रूट। तो टेकन अप फ्रॉम द सोयल बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स वाया जाइलम। ये भी पढ़ेंगे, ये नाइन्थ का पार्ट है। जाइलम। जाइलम एक वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है। वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ देखिए, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, देखो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रही होगी नहीं लीव्स में। और लीव्स में भी कहा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में मेन रिएक्शन सेंटर कौन है? क्लोरोफिल ए, पिगमेंट जो है हमारे। और यहाँ से हमारी क्या बन रहा है बच्चा? शुगर बन रहा है। और ये देखो लाइट एनर्जी, इसको मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था। इसी हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा था। अंडरस्टैंड? And also minerals are very essential, very important. Without these, plant cannot grow, plant can develop their organs, plant cannot complete their metabolic reactions. Minerals are very essential for the growth and development of plant, for uh, different reactions. Let's move in the next slide. सनलाइट प्रोवाइड द एनर्जी नीडेड टू ड्राइव ऑन द रिएक्शन। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इस फोटोसिंथेसिस, हमारे पास रॉ मटेरियल सारा हो मगर सनलाइट ना हो, तो फोटोसिंथेसिस, ये बोलो, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। और जो ड्राइवन फोर्स है जो रिएक्शन को कंप्लीट कराता है, वो कौन कराता है? सनलाइट। ये एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे कौन कैप्चर करता? क्लोरोफिल कैप्चर करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को या रेडिएंट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स भी है, लाइक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है, मेन पिगमेंट है। एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड इनिशिएट द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। यही वो है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड द फिजियोलॉजी के लिए। मैग्नीशियम है क्लोरोफिल के लिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए या सेल फंक्शंस के लिए। मैग्नीशियम के अलावा एक और है जिंक।
ठीक है, इसके अलावा एक और है क्लोराइड। ये सब आपके जो है फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लोराइड भी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारे कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हो गए हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्टोमेटा इन स्मॉल डिटेल। नाउ these आर नथिंग बट अ minute pore। ये देखिएगा, ये लीफ है। लीफ में अगर हम यहाँ देखें, ये आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ पर भी ओपन है। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर रहा है। ओपन स्टोमेटा, ये आपके क्लोज स्टोमेटा। ऑक्सीजन और वाटर, वाटर भी किस फॉर्म में है? वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं, स्टोमेटा से वाटर जाता है वेपर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं बच्चा पार्टी। उसे ही हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक एपर्चर। एपर्चर इज नथिंग बट द एक रास्ता आने जाने का। कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर। और गार्ड बाय टू बीन और किडनी शेप गार्ड सेल्स, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आपके पास में से फॉर एग्जांपल स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा आपका मैंने बना दिया स्टोमेटा। ये क्या है आपका? स्टोमेटा है। ठीक है, क्लियर। स्टोमेटा, हाँ, गार्ड सेल। अगर डाइकोट की बात करेंगे तो मैंने वो पहले ही आपको डिस्कस किया है कि डाइकोट के अंदर ये बीन शेप होते हैं, और अगर मोनोकोट की बात करेंगे तो ये होते हैं आपके डम्बेल शेप। कैसे होते हैं? डम्बल शेप। ठीक है, किडनी शेप भी इसको कहते हैं डाइकोट। रोल ऑफ स्टोमेटा, अच्छा ये माइन्यूट पोर है, अपर्चर है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर के हैं, और कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। और शेप इनके अलग अलग हो सकते हैं। अब स्टोमेटा के अगर रोल की बात करें तो यही तो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो गैसेस के एक्सचेंज में और ट्रांसपायरेशन में मदद करते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज अकर इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। एक फंक्शन पूछ लिया जाता है कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, तो एक तो ये गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं। गैसेस एक्सचेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये अंदर की तरफ लेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, और अगर जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन एज अ बायो प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो उसको हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसी वजह से जो एटमॉस्फेरिक जो एनवायरनमेंट है, जहां पर भी ग्रीन पार्ट्स होंगे या ग्रीन प्लांट्स होंगे, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो टेक्स प्लेस अक्रॉस सरफेस ऑफ रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, तो गैसेस का एक्सचेंज जो है वो रूट्स, लीव्स, स्टेम के जरिए भी होता है, बट मेजरली अगर हम देखें, जो मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है, वो ज्यादातर जो है वो गैसियस का एक्सचेंज वो स्टोमेटा के जरिए होता है। नाउ स्टोमेटा एक जगह और रोल प्ले करते हैं ट्रांसपायरेशन के अंदर। ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होता है, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। उसी सक्शन प्रेशर के जरिए से जो हमारे टॉलेस्ट प्लांट है, मान लो ये बहुत बड़ा टॉलेस्ट प्लांट है, अगर वाटर यहाँ से ऊपर जाना है ना, इतने बड़े 100 मीटर्स के हाइट के जो प्लांट्स होते हैं, मोर देन 100 मीटर्स के जो प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर कैसे पहुंचेगा? तो ये जो लीव्स है ना, लीव्स के जो स्टोमेटा है, इसमें से वाटर जो है वो लॉस होता है वेपर की फॉर्म में। अच्छा, वाटर जो वेपर की फॉर्म में लॉस्ट होगा, उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। हाई टेम्परेचर होगा तभी तो वेपर की फॉर्म में वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इस ट्रांसपायरेशन से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। मैंने बताया सक्शन प्रेशर, उस सक्शन प्रेशर की वजह से ही वाटर बड़े बड़े जो हाइट के जो प्लांट्स है, टॉलेस्ट प्लांट है, उनके अंदर वाटर जो है अप टू द लीव्स जो पहुंच पाता है, वो इसी प्रोसेस के जरिए से पहुंच पाता है। तो इसमें भी कौन रोल प्ले कर रहे हैं? आपके स्टोमेटा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होते हैं, तो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। नाइन्थ में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, और एक होती है आपकी हाइपोटोनिक। कौन है? हाइपोटोनिक। तो अगर देखो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल, पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पर अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर एंडोस्मोसिस की तरह वाटर जो है
बाहर से सराउंडिंग मीडियम से अंदर एंटर कर जाएगा। और जब वाटर एंटर कर जाता है तो हमें पता है अगर प्लांट का केस होगा तो प्लांट जो है टर्जिट हो जाएगी। देखो बस्ट तो होगी नहीं, टर्जिट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी टर्जिट? क्योंकि बाहर बैठे हैं भाई साहब हमारे सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो आपका मैकेनिकल सपोर्ट कर रहे हैं, वो बस्ट होने से कोलैप्स होने से बचा रहे हैं। तो इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर बाहर सोल्ट ज्यादा होते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये सेल आपकी फ्लैसिड हो सकती है। बस इसी का कॉन्सेप्ट है इसमें, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का। ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, जो स्टोमेटा ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है क्लोज? टर्गर प्रेशर की वजह से क्लोज हो रहा है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर क्या है? से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में सेल है, यहाँ सोल्ट्स की कंसंट्रेशन जो है हाई है, और वाटर अंदर की तरफ क्या कर रहा है आपका? एंटर कर रहा है। इसकी वजह से ये एक प्रेशर जो है वॉल के ऊपर क्रिएट होता है, उसे ही हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इस टर्गर प्रेशर की वजह से इस सेल का साइज थोड़ा इससे ज्यादा बढ़ सकता है। अंडरस्टैंड? तो टर्गर प्रेशर सेल्स के साइज को बढ़ाने में भी, एनलार्जमेंट के लिए भी मदद करता है। तो टर्गर प्रेशर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल साइज बढ़ाने के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी रोल प्ले करता है। मगर यहाँ स्टोमेटा डिपेंड है किस पे? टर्गर प्रेशर। और मैंने पहले ही आपको बता दिया टर्गर प्रेशर कैसे क्रिएट हुआ। सॉल्ट्स की कंट्रेशन, कुछ मिनरल्स हैं वो एंटर कर जाते हैं इसके अंदर, और हमें पता है जहाँ मिनरल्स जाएंगे, जहाँ सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर वहीं को फॉलो करता है, वहीं को टेंड टू मूव रिगार्डिंग, अपनी ही उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर है। कोज बाय ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ द वाटर। आ गई ऑस्मोटिक फ्लो। ऑस्मोटिक फ्लो इज नथिंग बट यही कॉन्सेप्ट है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया, वाटर मूव कर गया एंडोस्मोसिस के जरिए से। किसके जरिए से? बच्चा पार्टी, एंडोस्मोसिस के जरिए से। एंडोस्मोसिस। ठीक है, क्लियर। एंडोस्मोसिस के जरिए से वाटर एंटर कर गया और सेल का साइज बढ़ गया। और कौन सा प्रेशर लगा? टर्गर प्रेशर। कहाँ लगता है टर्गर प्रेशर? इस वॉल के अगेंस्ट में लगता है टर्गर प्रेशर, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही हमारा वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो याद रखेंगे टर्गर प्रेशर क्या है? ऐसा फोर्स जो एक्सर्ट किया जाता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ सेल। ठीक। When the guard cells are turgid, और जब guard cells हमारी turgid हो जाती है, they expand resulting in the opening of the stomata. Ultimately stomata हमारे open हो जाते हैं। ये हमारे stomata क्या हो चुके हैं? ओपन हो चुके हैं। When the guard cell lose water, और अगर यही वाटर अगर बाहर चला जाए तो फिर ये स्टोमेटा फिर दोबारा से क्लोज हो जाएंगे, और ऐसी सेल्स को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं वैसे एक्चुअल में, और ये हमारे एक तरीके के फ्लैसिड हो जाएंगे, और स्टोमेटा हमारे क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? देखो अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं, ये कौन है? गार्ड सेल। और डाइकोट के केस में गार्ड सेल्स कैसे हैं? बीन शेप या किडनी शेप। बीन शेप हो जाएंगे या किडनी शेप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ। और यहाँ देखो क्लोरोप्लास्ट देखिएगा कितने अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट गार्ड से। ये आपका स्टोमेटल पोर है, यहीं से ही ऑक्सीजन का बाहर निकलना है, और यहीं से ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है? अंदर जाना है। ठीक है। और यहीं से ही वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होते हैं। वाटर किसकी फॉर्म में रिलीज होते हैं? वेपर की फॉर्म में। अंडरस्टैंड? मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या सिग्निफिकेंस हैं? तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस देखते हैं सबसे पहले। एक तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। Normally, during the photosynthesis, by splitting of the water under the presence of light, called photolysis, then the oxygen is evolved, where the green parts or green plants are present. The oxygen level is increases, और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी ब्रीदिंग में भी मदद की जाती है। ठीक है, क्लियर। इट जनरेट नियरली ऑल द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जिसमें हम जिसको हम सांस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इनहेलेशन करते हैं। तो ऑक्सीजन की हमें बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो आपके ऑब्लिगेटरी होते हैं। तो ऑक्सीजन हमें चाहिए ही चाहिए एनिमल्स को। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल हेल्प रेगुलेट्स अर्थ क्लाइमेट बाय अब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या हुआ?
कितनी, दोनों हाथ में लड्डू है, ऑक्सीजन बाहर निकाल दी तो उससे जो है एनिमल्स को मजे मिल रहे हैं, एनिमल अपना ऑक्सीजन अंदर की तरफ ले रहा है और अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और जिंदा हैं। और साथ साथ में जो हम एनिमल्स जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस करके और कैटाबोलिक रिएक्शन के जरिए या ब्रीदिंग के जरिए, रेस्पिरेशन के जरिए से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, इसका लेवल बढ़ा देते हैं। इसका लेवल बढ़ना हमारे लिए नुकसानदायक है, एनिमल्स के लिए भी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव कौन करता है बच्चा पार्टी? प्लांट ही रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी को फिर एज ए फूड की तरह फूड बनाते हैं, C6H12O6। अंडरस्टैंड? फाउंडेशन ऑफ फूड चेन, plants form the base of virtually every ecosystem, fueling all life above them. अब प्लांट ही मेन प्रोड्यूसर हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं उन सबको फूड कहाँ से मिल रहा है? इन प्लांट्स के जरिए से मिल रहा है। तो एक तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, दूसरी बात यहाँ पर इकोसिस्टम भी तो मेंटेन रहेगा बच्चा। अब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। एक तो एनर्जी का कन्वर्जन होता है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? केमिकल एनर्जी में, और वो हमारा कौन है? ग्लूकोज। बताइए, अगर इफ वी रिमूव ऑल द प्लांट्स फ्रॉम दिस planet, what will happen, or what will happen with animals or heterotrophs? They also can't survive on earth because they are directly depends or indirectly depends on the plant. तो इन्होंने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। नाउ these are uh, so we can say that which powers plant growth, और यही प्लांट की ग्रोथ को भी रोल प्ले, यानी कह लीजिए कि जब फूड बनाया तो फूड जो है प्लांट भी इस्तेमाल करेंगे और हेटेरोट्रॉफ्स भी इस्तेमाल करते हैं। सपोर्ट लाइफ, अब प्लांट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे अर्थ के ऊपर, और प्लांट तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं अर्थ के ऊपर जब उनके लिए जो फैक्टर्स हैं वो अवेलेबल हो। तो फिर क्या होगा? मजे लेंगे हर्बीवोर्स ईट प्लांट्स, कार्निवोर्स भी ईट करेंगे हर्बीवोर्स को। सो फोटोसिंथेसिस इनडायरेक्टली फीड एवरीथिंग। तो फोटोसिंथेसिस किसी को तो डायरेक्टली फीड कराती है जैसे हर्बीवोर, और इनडायरेक्टली जो फीड कराती है वो होते हैं कौन? कार्निवोर। अब जब फूड बनेगा तो प्लांट की ग्रोथ भी होगी, रिप्रोडक्शन भी होगा, और नॉट ओनली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट केयर, in case of plant, but also other living organism utilize food directly or indirectly from plants and their body develop their body and to uh, promote their body by consuming energy। अंडरस्टैंड? अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं, इनको हम एक अलग से वीडियोस में देख लेंगे, छोटे से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम एक छोटी सी वीडियो बना लेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं। तो अगर बच्चा समझ में आया है तो लाइक कीजिए, पसंद आई है वीडियो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ में, मैं कंटिन्यूअसली जो है वीडियोस लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा आपके लिए। ठीक है, और कोई अगर डाउट हो तो वो कमेंट में मुझे शेयर कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।